न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं ये मुद्दा बहुत अहम और खास इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश के सीजेआई चंद्रचूड़ जी कोर्ट में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में आपको नियमों का पालन करना होगा। ये तब हुआ जब वो मुकुल रोहतगी से ये बात कह रहे थे। जी हां, पिछले दिनों से लगातार नजरें बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर क्योंकि चुनाव ठीक सामने है। फिक्की और एसोचैम की याचिका पर मुकुल रोहतगी ने सुनवाई की मांग की तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो पूरी दुनिया को पता था। फैसला सुनाए जाने के बाद आप यहां आए हैं। अभी हम आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, डीवाई चंद्रचूड़ यहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के बीच में ये गर्मा गर्म चर्चा सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने हुई। लाइव प्रसारण चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर शीर्ष उद्योग निकायों की ओर से याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने एक अलग आदेश में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक कोड इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करने के लिए कहा था। उद्योग निकायों फिक्की और एसोचैम ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर जारी होने से दानदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों से जोड़कर देखा जाएगा। फिक्की एसोचैम की तरफ से ही मुकुल रोहतगी बोल रहे थे, जिस पर उन्हें डांट पड़ी। उद्योग निकायों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी शीर्ष अदालत में पेश हो रहे थे। उन्होंने फिक्की और एसोचैम की याचिका पर सुनवाई की मांग की थी कि यूनिक कोड नंबर जो है उसे जारी ना करें, उसको सबको ना दिया जाए। तब चंद्रचूड़ ने कहा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो पूरी दुनिया को पता था। फैसला सुनाए जाने के बाद अब आप यहां आए हैं। अभी हम आपकी बात नहीं सुन सकते। रिकॉर्ड पर कोई आवेदन नहीं है। आपका आवेदन सूचीबद्ध भी नहीं है, वो लिस्टेड भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि आप एक बड़े क्लाइंट के लिए पेश हो रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मेरी अदालत में नियमों का पालन करना होगा। हम आपके लिए कोई अपवाद नहीं बना सकते हैं। मुकुल रोहतगी एक बहुत बड़ा नाम है और कैसे खरी खरी उन्हें सुनने को मिली है सीजेआई की बेंच में। मुकुल रोहतगी इतना बड़ा नाम है कि मुकुल रोहतगी के नाम से तमाम जो क्लाइंट है वो ये सोचते हैं कि मामला ही सुलझ जाएगा, चाहे किसी की बेंच हो। लेकिन यहां पर मुकुल रोहतगी को खरी खरी सुनने को मिली फिक्की और एसोचैम की तरफ से। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई यूनिक कोड नंबर जो है वो ऐसे जारी ना किया जाए, लेकिन चुनाव बॉन्ड के मामले पर यहां पर तारीफ बनती है सीजेआई चंद्रचूड़ की। उन्होंने सीधे सीधे हर बात ट्रांसपेरेंट सबके सामने लाकर रखने के लिए कह दिया है। लेकिन यूनिक कोड नंबर का अहमियत क्या है बीच में, पहले मैं आपको वो बता दूं। अभी तक तमाम लोग, चाहे वो पार्टी के हों चाहे वो फंड देने वाले हों, उनको बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब परेशानी होगी यूनिक कोड नंबर के आने से। यूनिक कोड नंबर क्या है और इसके सामने आने से और कौन सी पोल खुलने वाली है, कौन सी तस्वीर सामने आने वाली है। आपको मैं बता दूं कि जब यूनिक कोड नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड का किसी के पास होता है तो वो उससे ये जान सकता है किसने किसको पैसा दिया। अभी तक आपके पास दो जानकारियां हैं, पार्टीज को टोटल कितना फंड मिला और कौन कौन कंपनी ने कितना कितना पैसा दिया। लेकिन अभी तक यह ब्रिज नहीं क्लियर हुआ है कि इन तमाम कंपनीज में से एक कंपनी ऐसी जिसने इस एक पार्टी को फंड दिया और कितना फंड दिया, यह क्लैरिटी अभी तक सिर्फ कयास लगाने पर चल रही है। अभी तक लोग कंपनियों के नाम को देखकर यह कह रहे हैं कि इनका नाम यह है तो इसने इसको ही फंड दिया होगा। ऐसे तार जोड़ रहे हैं, लेकिन ये तार जोड़ने वाली जद्दोजहद खत्म हो जाएगी जब आपके सामने यूनिक कोड आ जाएगा। दरअसल यूनिक कोड सामने आते के साथ
पूरी बात साफ हो जाएगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अभी तक जो लिस्ट जारी की गई उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। यूनिक कोड नंबर सामने आते के साथ पूरी तस्वीर साफ हो जानी है। और उसी यूनिक कोड को जारी नहीं करने के लिए मुकुल रोहतगी ने एसोचैम और फिक्की की तरफ से याचिका दी थी, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ उन्होंने इस बात को पूरी तरह से सुनने से ना सिर्फ मना किया बल्कि उनको अच्छी खासी फटकार लगा दी। इसके अलावा एक और मामला हुआ है सीए पर। आइए आपको बताते हैं कि उनकी कोर्ट में क्या हुआ। सीएए पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या दलील दी? सरकार का जवाब सुनते ही सीजीआई ने दे दी अगली तारीख। जी, केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद पूरे देश में सीएए का कानून लागू हो गया। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुल गया है। जी, लेकिन सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे ईवीएम के खिलाफ हुई। सीएए पर अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 को लागू करने के लिए लाए गए नागरिक संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र से 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अब 9 अप्रैल 2024 को सुनवाई होगी। आइए जानते हैं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या दलील दी कि जिस पर सरकार का जवाब सुनते ही पीठ ने अगली तारीख तय कर ली। मामला आगे बढ़ गया। इस पर क्या होगा आगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी स्थिति यहां पर कटघरे में लाके खड़ा करती है सरकार को। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील याचिकाकर्ताओं में से एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीएए पर कई याचिकाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। उन्होंने पूछा कि सीएए पारित होने के लगभग 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित करने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? 4 साल बाद इसको लेकर इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है? अगर नागरिकता की कोई प्रक्रिया शुरू होती है और लोगों को नागरिकता मिलती है तो ये अपरिवर्तनीय होगा, इसलिए प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आप नागरिकता दे देते हैं तो आप इसे वापस नहीं ले सकते। ये बात कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कही। नागरिकता मिलने से क्या होगा? प्रवासियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि मैं बलूचिस्तान से हूं। मैं भारत आया क्योंकि मुझ पर अत्याचार किया गया। अगर मुझे नागरिकता दी गई है तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नागरिकता इस अदालत के आदेशों के अधीन याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा। इस अदालत को यह अवश्य कहना चाहिए, ये जरूर कहना चाहिए कि इस अवधि के दौरान दी गई नागरिकता इस अदालत के आदेशों के अधीन होगी। अब हम आशा के साथ नहीं चल सकते और न्याय शास्त्र पर भरोसा नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मांगा वचन। हालांकि इस बीच याचिकाकर्ता नियमों पर रोक लगाने पर अड़े रहे वो, लेकिन पीठ ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह वचन देना चाहिए कि जब तक शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाएं लंबित हैं तब तक नियमों को लागू नहीं किया जाएगा।
यानी कि एक तरह से स्टे की बात की जा रही है और नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनता। हालांकि मेहता ने बयान देने से इनकार कर दिया कि केंद्र इस बीच किसी को नागरिकता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को नागरिकता दी जाए या नहीं, इससे कोई भी याचिकाकर्ता प्रभावित नहीं होता है। उन्होंने ये साफ किया कि सीएए किसी की भी सिटीजनशिप को नहीं छीनता है। शीर्ष अदालत का दरवाजा अब खटखटाया जाएगा। जी, इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि लेकिन राज्य स्तरीय समितियों आदि का बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो वे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जी, ये कुल मिलाकर के चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर, जिस पर अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। इसके बाद संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि स्थगन आवेदन पर 2 अप्रैल तक 5 पन्नों तक ही सीमित दलीलें दी जाए। उत्तरदाताओं को 8 अप्रैल तक आवेदन पर 5 पन्नों का जवाब दाखिल करने दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। जी, देश में 11 मार्च को लागू हुआ है सीएए इसी साल। बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद पूरे देश में सीएए का कानून लागू हो चुका है। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुल गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।